और न्यूमेरिकल भी देखे थे उसके, है ना। आज एक नया कंसेप्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इंटरनल एनर्जी। सिंबल क्या है उसका, देखो U। और इसके साथ साथ एक और नया कंसेप्ट हम लोग आज पढ़ेंगे, एंथैल्पी। ये दो चीज़ें हमको पढ़ना है आज, इंटरनल एनर्जी U और एंथैल्पी H। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में टेम्परेचर पढ़ाते वक्त बता दिया था, याद है। जब मैं आपको टेम्परेचर बता रहा था तभी मैंने आपको बताया था इंटरनल एनर्जी क्या होती है। हर सिस्टम के पास कुछ ना कुछ एनर्जी अंदर स्टोर होती है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, मोशन में होते हैं। आपको पता है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर नॉट स्टेशनरी, रुके हुए होते हैं क्या, वो नहीं, वो अलग अलग तरीके का मोशन कर रहे होते हैं, है कि नहीं। सॉलिड में कम मोशन होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा, गैसेस में बहुत ज़्यादा, रैंडम मोशन होता है, याद है ना, ठीक है। अब ये सब मोशन बिना एनर्जी के हो सकता है क्या, ऑब्वियसली नॉट। तो उनके पास एनर्जी रहेगी। कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज दे आर इन मोशन। ना सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बल्कि वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। अब सर वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो बेटा हम सबको मालूम है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे बिहेव एज चार्जेस। वो पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स की तरह बिहेव करते हैं। अगर पोलार मॉलिक्यूल है तब तो बिहेव करेगा ही, और नॉन पोलार है तो भी उसमें पोलारिटी आती है। वैन डर वाल्स फोर्सेस पढ़े थे ना, कि जिस साइड पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज़्यादा रहता है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज जैसा बिहेव करता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्राउड कम होता है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव करता है। तो भाई कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनेगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बन रही है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, है कि नहीं। तो जितने भी सिस्टम होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के पास माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, कौन से लेवल पर बात करूँ मैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ ना कुछ एनर्जी हमेशा होती है, ऑलवेज। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उनके पास एनर्जी ज़ीरो, ऑलवेज दे विल हैव सम एनर्जी ड्यू टू देयर मॉलिक्यूलर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। उनके मॉलिक्यूल की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को, उसी का सम टोटल क्या कहलाता है बोल, इंटरनल एनर्जी। उसी का सम टोटल क्या कहलाता है बेटा, इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। देखो ज़रा डेफिनेशन में यही चीज़ लिखी है क्या, आप लोग टेक्स्ट बुक में आएंगे बेटा, पेज नंबर 70, इंटरनल एनर्जी हेडिंग मिली, पढ़ो उधर क्या लिखा है, देखो। Every substance is associated with a definite amount of energy. This energy stored in a substance is internal energy denoted by U. मिल गया। हर सब्सटेंस से कुछ ना कुछ एनर्जी एसोसिएट होती है, जुड़ी हुई होती है, मतलब उसके अंदर होती ही होती है। इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इंटरनल एनर्जी। अब ये आती कहाँ से, वो भी नेक्स्ट पैराग्राफ में समझा रहा है। देखो जरा क्या दिया हुआ नेक्स्ट पैराग्राफ में, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज मेड अप ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। लिखी हुई है सेम बात, ये दोनों पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो और कहीं से नहीं आ रही है, उस सिस्टम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, लेट्स से एटम, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स, उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है, उन्हीं का सम टोटल क्या आ रहा है बेटा, बोल इंटरनल एनर्जी आ रहा है। नाउ यू ओनली टेल मी, इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी। आप इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो क्या, पॉसिबल है क्या भाई। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 100-200 नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, 10 के पावर 23 के रेंज में होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में होते हैं। इतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, फिर एक एक पार्टिकल की एनर्जी निकालना, एक एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकालना, काइनेटिक एनर्जी निकालना, फिर उसको सम टोटल करना। डज इट सीम प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल लग रहा है क्या ये, नहीं। ये एक ऐसा प्रोसेस लग रहा है जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हम नहीं कर सकते। तो बेटा किसी भी सिस्टम की ना इंटरनल एनर्जी हम लोग कभी नहीं निकाल सकते, बिलीव मी, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर सर जिस चीज़ को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते उसको पढ़ क्यों रहे, अभी बताता हूँ क्यों पढ़ रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी आप किसी भी सिस्टम की निकाल सकते हो क्या, नहीं। हाँ, हम लोग इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़रूर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते बोल, इसका डेफिनेशन लिख लेना आप लोग, ठीक है, जो दिया हुआ है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग ज़रूर निकाल सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसको दिखाया जाता है डेल्टा यू से। किससे दिखाया जाता है बोल, डेल्टा यू से, ठीक है ना। मैं आपको इसको एक मिसाल से समझाता हूँ। समझो कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी है, उसके बैंक अकाउंट में ना मिलियन एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ है, ऐसा मिलियन एंड बिलियंस, ठीक है ना। अब आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि इसके अकाउंट में कितना पैसा है, लेकिन आपने क्या किया, उसका स्कैनर स्कैन करके उसके अकाउंट में 10 रुपया डाल दिए। कितना रुपया डाल दिए, 10 रुपया, ठीक है ना। अब आप ये नहीं बता सकते कि उसके अकाउंट में पैसा कितना है, लेकिन आप ये बता सकते हो कि पहले की बनिस्बत अभी इसके अकाउंट में 10 रुपया ज़्यादा है कि नहीं। बस ऐसे कुछ फंडा इधर पे भी है। सिस्टम की आप इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते हो, पता नहीं कितनी है,
लेकिन चेंज इन एनर्जी आराम से निकाल सकते हो। कैसे? अगर मैंने सिस्टम में 10 जूल एनर्जी ऐड किया है तो कहाँ जाके ऐड होगी वो? इंटरनल एनर्जी में ही ऐड होगी ना। तो पहले की बनिस्बत और अभी की बनिस्बत कितने का डिफरेंस आएगा? 10 जूल का। सही है, प्लस 10 जूल ऐसा। और या फिर ऐसा बोल सकता हूँ मैं, पहले से उसमें कितनी इंटरनल एनर्जी थी मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैंने 10 जूल एनर्जी यूज़ कर लिया, उसमें से निकाल लिया। तो पहले और अभी में कितने का फ़र्क रहेगा? -10 का। निकाली गई है ना। मैंने बताया था सिस्टम में ऐड होने वाली एनर्जी प्लस, माइनस होने वाली, निकलने वाली नेगेटिव। करेक्ट है। तो आप किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते। दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो, बट वी कैन ईजिली कैलकुलेट दी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग इंटरनल एनर्जी को डिफाइन तो करते हैं पर यूज़ कहीं नहीं करते हैं। वी ऑलवेज यूज़, बोलो, हम लोग हमेशा क्या यूज़ करते हैं बेटा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू। इसी वजह से आपको ज़्यादातर जगहों पर डेल्टा यू का नाम इंटरनल एनर्जी ही दिया रहेगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जगह क्या लिखा रहेगा? बोल, इंटरनल एनर्जी ही लिखा रहेगा। लेकिन वहाँ पे भले से लिखा इंटरनल एनर्जी है पर आप उसको समझोगे क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू। क्योंकि यू, दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। समझो किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है द इंटरनल एनर्जी इज़ 15 जूल, इसका ये मतलब नहीं कि आपको यू की वैल्यू दी हुई है। इसका क्या मतलब है? आपको डेल्टा यू ही गिवन है और कुछ नहीं गिवन है, डेल्टा यू ही गिवन है। वी विल ऑलवेज डील विद डेल्टा यू रादर देन यू। हम लोग यू के साथ कभी डील नहीं करेंगे। हम लोग किसके साथ डील करेंगे? बोल, डेल्टा यू के साथ। इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। अच्छा, डेल्टा यू का जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ? बोल मैं, U2 माइनस यू, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो ये दोनों तो नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या किया जा सकता है? बोल, निकाला जा सकता है एनर्जी ट्रांसफ़र की वजह से। समझ में आ रहा है? कुछ एग्जांपल्स दी हुई आपको टेक्स्ट बुक में इसको समझने के लिए। देखते हैं ज़रा हमको समझ में आ रहा है क्या। पहली एग्जांपल देखो, पेज नंबर 71 पर देखेंगे बेटा। 71 पर पहला पॉइंट देखेंगे, क्या लिखा है? द एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम बाय हीटिंग इट और परफॉर्मिंग वर्क ऑन इट इज़ एडेड टू द सिस्टम। अगर आप सिस्टम को हीट कर रहे हो, मतलब उसमें हीट ऐड कर रहे हो, तो ये एनर्जी उसमें क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। और अगर आप सराउंडिंग के ज़रिए सिस्टम पर वर्क कर रहे हो तो ये भी एनर्जी उसमें क्या हो जाएगी? ऐड। ये पहले भी बता चुका मैं, है ना। हीट ऐड करने पर भी एनर्जी ऐड होती है, और वर्क ऑन द सिस्टम कर रहे हैं, सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, तो उसमें भी एनर्जी पॉजिटिव लिया था ना, एनर्जी ऐड होती है उसमें। तो माइनस कब होती है? ज़रा देखो दूसरा पॉइंट, द एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम द सिस्टम बाय कूलिंग। कूल कर रहे हैं मतलब उसमें से हीट निकाल रहे हैं, बाय कूलिंग और बाय परफॉर्मिंग वर्क ऑन द सराउंडिंग। काम किस पे किया जा रहा है? सराउंडिंग। तो कर कौन रहा है? बाय द सिस्टम। तो जब सिस्टम खुद काम करे या उसमें से हीट निकाली जाए, उसको कूल करे जाए, इन दोनों केसेस में एनर्जी जो होती है वो सिस्टम में ऐड नहीं होती बल्कि रिमूव होती है, माइनस होती है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, वर्क ऑन द सराउंडिंग इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। ये एनर्जी सिस्टम से क्या होती है? रिमूव होती है। ये दोनों बातें आप पहले से जानते हो, कुछ नया है क्या इसमें? आपको भी मालूम है, मैंने सिस्टम को हीट किया तो ये हीट के फॉर्म में जो एनर्जी जा रही है वो सिस्टम में क्या होगी? ऐड होगी। जबकि मैंने हीट निकाल लिया, उसको कूल किया, तो एनर्जी भी क्या होगी? निकलेगी, माइनस होगी। सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है सराउंडिंग के ज़रिए, तो ये एनर्जी सिस्टम में क्या होगी? ऐड होगी। सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर बाय द सिस्टम, तो एनर्जी क्या होगी? निकलेगी। ये चारों बातें आप पहले भी जानते हो, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। अब जो एग्जांपल्स दी हुई है ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली एग्जांपल देखो, 30 किलो जूल ऑफ हीट इज़ सप्लाइड टू द सिस्टम। इधर देख, एक सिस्टम है, मैंने क्या किया बेटा? इसको 30 किलो जूल हीट सप्लाई की। हीट ऐड कर रहा हूँ ना इसमें मैं, 30 किलो जूल क्या कर रहा हूँ? बोल, ऐड कर रहा हूँ। आगे पढ़ो, भी ख़त्म नहीं हुआ। इट वुड बी एडेड टू द इंटरनल एनर्जी। बात सही है कि नहीं बताओ? ये जो 30 जूल आपने इसमें ऐड किया है, 30 किलो जूल, वो कहाँ जाएगा? इंटरनल एनर्जी पे ऐड होगा। तो पहले जितनी भी इंटरनल एनर्जी थी, अब जो इंटरनल एनर्जी रहेगी उसकी बनिस्बत 30 किलो जूल ज़्यादा रहेगी। तो बताओ डेल्टा यू कितना रहेगा? कितना रहेगा? 30, जितना ऐड किया हो, है ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी यही रहेगी ना, 30 किलो जूल। दूसरा एग्जाम्पल, अच्छा +30 लिखेंगे। हाँ, प्लस क्यों लिख रहा बता? ऐड हो रहा है, रिमूव होता तो माइनस लिखते। सेकेंड एग्जाम्पल देखो क्या लिखा सर, इफ़ 20 किलो जूल ऑफ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। वापस से एक सिस्टम है, वर्क इसके ऊपर किया जा रहा है। कितना वर्क किया जा रहा है? 20 किलो जूल। ये भी क्या होगा? बोल, ऐड होगा। तो डेल्टा यू कितना रहेगा? +20। पहले की बनिस्बत अभी की बनिस्बत इतने का फ़र्क रहेगा। ईजी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सपोज अ सिस्टम रिलीजेस 10 किलो जूल ऑफ हीट। अब एक सिस्टम है, उसमें से मैंने 10 किलो जूल हीट को निकाल लिया है। हीट को क्या कर लिया? बोल, निकाल लिया। तो एनर्जी ऐड होगी या रिमूव होगी? रिमूव। डेल्टा यू कितना आएगा? -10। 10 नहीं, कितना आएगा? बोल,
-10। आगे देखें बेटा सब लोग। 10 किलो जूल ऑफ हीट रिलीजेस 10 किलो जूल ऑफ हीट। अब आगे और भी कुछ दिया है, एंड परफॉर्म्स 50 किलो जूल ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग। अब दो काम कर रहा है, 10 किलो जूल हीट इससे निकल भी रही है और ये सराउंडिंग के ऊपर 15 किलो जूल का वर्क कर भी रहा है। देखो हीट निकलेगी तो भी एनर्जी माइनस होती है और सिस्टम वर्क करेगा तो भी एनर्जी माइनस हो रही है। तो ये 10 भी माइनस हो रहा था, ये 15 भी माइनस ही हो रहा है, तो डेल्टा यू कितना आएगा? -25। कितना आएगा बोल? -25। ये दोनों एनर्जी निकली है ना उसमें, -25। समझा? तो ये सब उन एग्जांपल्स के ज़रिए समझाना चाह रहा था। तो मैंने यही तो बोला ना, आपको यू निकालना आसान नहीं है, आप नहीं निकाल सकते, लेकिन डेल्टा यू देखो 3 केस हमने निकाला है कि नहीं। ऊपर आपको ट्राई दिस करने के लिए भी बोला, देख ट्राई दिस मिला, क्या लिखा देख, 20 किलो जूल ऑफ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। बोर्ड पे देख, ये सिस्टम है, क्या कर रहे हैं हम लोग इस पर? 20 किलो जूल वर्क कर रहे हैं, तो वर्क सिस्टम पर किया जा रहा है तो ऐड होगा। आगे पढ़ो क्या लिखा था, एंड इट रिलीजेस 10 किलो जूल ऑफ 25 है क्या, सॉरी आगे पढ़ो क्या लिखा है, इट रिलीजेस 10 किलो जूल ऑफ हीट। अब ये सिस्टम क्या कर रहा है? 10 किलो जूल हीट को रिलीज़ कर रहा है, मतलब बाहर फेंक रहा है। हाँ, तो ये रिलीज़ हो रही है मतलब माइनस, तो ये इसमें ऐड हो रहा है 25 और ये 10 क्या हो रहा है? माइनस। तो डेल्टा यू कितना रहेगा? समझो किसी अकाउंट में मैंने 25 रुपया डाला और वापस से 10 रुपया निकाल लिया, तो अकाउंट के बैलेंस पे कितने का फ़र्क आया? 15 का ना, है कि नहीं? तो 25 ऐड हुआ है तो +25 और 10 रिमूव हो गया है तो -10। कितना हो जाएगा बोलिए? कितना होगा? +10। यही क्वेश्चन पूछा आपसे, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देख और उधर क्या लिखा देख, व्हाट इज़ डेल्टा यू, क्या निकालना है बोल। तो ये सब ऐसा 1 मार्क्स के लिए आता है, इतना वर्क हुआ, इतनी हीट निकली, तो बताओ डेल्टा यू कितना रहेगा। आप इसको ना फॉर्मूले से भी कर सकते हो, एक फार्मूला भी है इसके लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फार्मूला इसी के लिए आता है। तो फार्मूला भी पढ़ाया नहीं ना, लेकिन मैंने आपको बता दिया बिना फार्मूले के भी ये चीज़ पॉसिबल है, कॉमन सेंस की बातें। 25 किलो जूल वर्क हो रहा है, ऐड हो रहा है +25, 10 किलो जूल हीट निकल जा रही है -10, +25 -10 +15, ख़त्म। फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन आप इसको फार्मूले से भी कर सकते हो। कौन सा फार्मूला? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फार्मूला, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाने वाला। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? तो देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या है अपनी, व्हाट इज द नेक्स्ट हेडिंग, टेल मी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा अपनी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आप सबको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है, बस वही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, खत्म, और कुछ नहीं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, खत्म, ठीक है ना। लेकिन इसको लिखने का 3 आपको स्टेटमेंट दिया, 3 तरीका दिया है। तो कभी कभी पूछता है राइट डाउन द 2 स्टेटमेंट्स फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो एक तो आप ये लिख लोगे और एक समझ रहा है, या कभी कभी 3 भी पूछ लेता है। तो तीनों स्टेटमेंट को मैं आपको समझाता हूँ, तीनों एकदम ही आसान है, और फिर उसका मैथमेटिकल फॉर्मेट लिखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बेटा ध्यान से देखा, उधर तीनों स्टेटमेंट लाइन से दिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मिला। तीसरा वाला स्टेटमेंट आप ऑलरेडी जानते हो, पढ़ो क्या लिखा उधर, एनर्जी इज़ नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड एंड कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू, ऑलरेडी पता है हमको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही क्या है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसको बोलने के 2 और अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका क्या है देख, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स, ये क्या चीज़ है सर, बहुत सिंपल सी बात है, समझिए पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स समझते हैं ना, पूरी की पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, ये अर्थ के बाहर का स्पेस, सब कुछ जो एग्जिस्टेंस में है, पूरा यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही, कहीं भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, बस क्या होते जा रही है बोल, ट्रांसफ़र होते जा रही, कन्वर्ट होते जा रही, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो जब पूरे यूनिवर्स की टोटल एनर्जी आप फाइनली निकालोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा ना, आंसर हमेशा क्या आएगा बोल, सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो ये जो यूनिवर्स जिस दिन से बना है उस दिन से लेके आज तक इसकी टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं हुई, समझा, इसकी टोटल एनर्जी हमेशा से क्या है बेटा, कांस्टेंट है। बस यूनिवर्स में एनर्जी क्या होती जा रही बोल, चेंज होती जा रही, कन्वर्ट होती जा रही, पर ना तो कोई पहले से बनी हुई एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई है और ना तो कोई नई एनर्जी बन के पैदा हुई। बस यही है आपका एक स्टेप, कितना सिंपल है कि पूरे ब्रह्मांड की, पूरे यूनिवर्स की टोटल एनर्जी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, ख़त्म। दिस इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। समझ में आ रहा है? इसको ना लिखने का एक और तरीका, इधर ध्यान से देख, एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस एनर्जी ऑफ सराउंडिंग, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी,
ऐसा कैसे बोल सकते हो सर आप? सिस्टम का डेफिनेशन क्या था? पूरे यूनिवर्स का वो हिस्सा जिस पर थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा जा रहा है। सराउंडिंग क्या था? उस सिस्टम को छोड़कर बाकी पूरा यूनिवर्स। तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बन गया? यूनिवर्स बन गया। और यूनिवर्स की टोटल एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट। तो वही बात है कि नहीं? सेम बात है। तो कभी कभी ना ऐसा भी लिखा रहता है बुक्स में, ठीक है ना, कि एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस एनर्जी ऑफ सराउंडिंग हमेशा क्या रहेगी? बोल, कांस्टेंट। तो उसी के बाजू में आप चाहे तो ऐसा लिख सकते, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? बोल, एनर्जी ऑफ द इंटायर यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, विच कैन ऑल्सो बी स्टेटेड लाइक दिस ऑल्सो। ऐसा भी बोल सकते हो इसको, एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस एनर्जी ऑफ सराउंडिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट। यूनिवर्स की टोटल एनर्जी क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब सेकंड स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे बेटा सब लोग, क्या दिया है? द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। एक सिस्टम है बेटा जो कि सराउंडिंग से आइसोलेट कर दिया गया। सराउंडिंग से क्या कर दिया गया? बोल, आइसोलेट कर दिया गया। आइसोलेशन समझता है ना? ना इससे वहाँ पर एनर्जी को एक्सचेंज किया जा सकता है, ना उससे यहाँ पर एनर्जी आ सकती है। तो इस सिस्टम के अंदर जो भी एनर्जी है वो अलग अलग एनर्जी में ट्रांसफ़र तो होती रहेगी। कम या ज़्यादा होगी क्या? कम या ज़्यादा कब होती है? जब सिस्टम से एनर्जी निकल के कहाँ जाती है? सराउंडिंग। या फिर सराउंडिंग से एनर्जी कहाँ आती है? पर ये दोनों ही चीज़ नहीं हो रही, क्योंकि ये सिस्टम कैसा है? आइसोलेटेड है सराउंडिंग से। तो ना तो सिस्टम से बाहर सराउंडिंग में एनर्जी जा रही है, ना तो सराउंडिंग से बाहर सिस्टम में एनर्जी आ रही। तो सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी, कांस्टेंट आएगी। क्योंकि आप ना तो एनर्जी क्रिएट कर सकते हो, ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो सिस्टम में जितनी एनर्जी फंसी हुई है उतनी फंसी रहेगी ना, खाली अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है। चेंज हो सकती है क्या? नहीं। मतलब कम या ज़्यादा हो सकती है क्या टोटल एनर्जी? नहीं। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी भी हमेशा क्या रहती है? बोल, कांस्टेंट रहती है। ये सेकंड स्टेटमेंट है, ख़त्म। 3 स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी। तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अलग अलग स्टेटमेंट लिखने बोलेगा तो लिख लेंगे बेटा। पहला स्टेटमेंट क्या बोलो? टोटल यूनिवर्स की टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। जिसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस एनर्जी ऑफ सराउंडिंग हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? अगर एक सिस्टम आइसोलेटेड है, अपनी सराउंडिंग से आइसोलेटेड है, वो सराउंडिंग से एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं कर रहा है, तो उसकी भी टोटल एनर्जी क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और तीसरा तो आप लोग बचपन से जानते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये हो गए आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के तीनों स्टेटमेंट। एकदम अच्छे से समझा? क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थ्योरी में क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं इसका फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला। क्या बेटा? मैथमेटिकल फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला सब बोर्ड पर देखो, इधर देखिए बेटा सब लोग, बहुत ही सिंपल है इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। समझो मेरे पास एक सिस्टम है, आई हैव गॉट अ सिस्टम। मैंने क्या किया बेटा? मैंने इसमें ना हीट को ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया? बोल, हीट। हीट ऐड हो रही है मतलब क्या ऐड हो रही है? एनर्जी। बस नहीं हुआ, मैंने इसमें वर्क भी ऐड कर दिया। और क्या ऐड कर दिया? बोल, वर्क। मैंने इसमें हीट भी ऐड किया और इसके ऊपर वर्क किया। हीट इज़ एडेड, हीट इज़ एडेड एंड वर्क इज़ डन, वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पर वर्क हुआ और सिस्टम में ही हीट ऐड की गई। ये दोनों एनर्जी कहाँ जाएगी? बोल, ऐड हो जाएगी सिस्टम में। किसके अंदर ऐड होगी? इंटरनल एनर्जी पे। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी रहेगी? इंटरनल एनर्जी कितनी आप वो नहीं बता सकते, पर चेंज कितना रहेगा? ये जो ऐड हुआ यही रहेगा ना, तो क्या रहेगी? बोल, Q प्लस। बस यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल स्टेप। खत्म हो गया, फिनिश। यही आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, तो जो पहले वाला स्टेटमेंट है ये वहाँ से कहाँ से मिलता जुलता है? बिल्कुल मिलता जुलता लग रहा है। जितनी एनर्जी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ और जितना वर्क मैं इसको दे रहा हूँ, सेम उतनी ही इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। अगर उससे ज़्यादा चेंज हो रही मतलब नई एनर्जी क्रिएट हुई है, और उससे कम चेंज हो रही मतलब जो मैंने एनर्जी दिया उसमें थोड़ी बहुत डिस्ट्रॉय हुई है। और ना एनर्जी क्रिएट हो सकती है ना एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकती है, खाली ट्रांसफ़र हो सकती है ना। तो हीट और वर्क के फॉर्म में जो एनर्जी दिया था वो ट्रांसफ़र हो गई कौन से फॉर्म में? इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। तो वही तो है ना, ये ना एनर्जी क्रिएट हुई है ना एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई है, बस हीट और वर्क की बनिस्बत किस बजाय किस में ट्रांसफ़र हो चुकी है? इंटरनल है कि नहीं? सेम स्टेटमेंट। एनर्जी इज़ नीदर क्रिएटेड क्योंकि ये डेल्टा यू से बड़ा भी नहीं है, एनर्जी इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड क्योंकि ये इससे छोटा भी नहीं है, ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म क्योंकि ये हीट और वर्क के फॉर्म में आई थी और कन्वर्ट किस में हो गई? इंटरनल एनर्जी। है सेम स्टेटमेंट, बट दिस इज़ द स्टेटमेंट फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बस ये फॉर्मूले को यूज़ करते वक्त ना आपको साइन कन्वेंशन को बहुत ध्यान में रखना होता। साइन कन्वेंशन आपको बहुत ध्यान में रखना होता। साइन कन्वेंशन क्या था? हीट एडेड रहेगा तो क्यू को क्या लेंगे? पॉजिटिव। हीट रिमूव्ड रहेगा तो क्यू को क्या लेंगे? नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव,
वर्क डन बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव, बस ये ध्यान में रखना है। तो जो ऊपर ट्राई दिस वाला क्वेश्चन हमने किया ना, जिसका 15 आंसर आया था, उसको भी ये फॉर्मूले से करते हैं, क्योंकि अगर ये MCQ में आया तब तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन 1 मार्क्स के लिए आया तो आपको फार्मूला लगा के दिखाना पड़ेगा ना, वरना मार्क्स कैसे मिलेगा? खाली आंसर लिखने पे मार्क्स नहीं मिलेगा, फार्मूला लिखाना पड़ेगा। हाँ, समझ में आ रहा है? इधर देखो कैसे करेंगे उसको, वापस से रीड करते हैं हम लोग उस क्वेश्चन को, वापस से रीड करते हैं। क्या बोला देख, 25 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क दिया W दिया, कितना दिया बोल? 25 किलो जूल ऑन द सिस्टम है ना, ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम में W क्या लेते बेटा हम लोग? पॉजिटिव लेते। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन द सिस्टम एंड इट रिलीजेस 10 किलो जूल ऑफ हीट रिलीज मतलब हीट एक्सचेंज दिया, क्यू दिया है, कितना बोल? 10 किलो जूल। और ये रिलीज़ हो रही है ना, रिलीज़ मतलब सिस्टम में से निकली है, तो क्या लेंगे? माइनस। क्या बोला है? फाइंड आउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या निकालना है? डेल्टा यू। तो हम लोग लिखेंगे इधर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलता है फर्स्ट लॉ? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू? -10। डब्ल्यू कितना है? +25। तो +25 -10 कितना हो गया? +15 किलो जूल इज़ दी आंसर। तो अगर 1 मार्क्स के लिए आया ये न्यूमेरिकल तो ऐसे करना, ठीक है? तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मुलेशन। एकदम अच्छे से समझा बेटा? इज इट वेरी मच क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को चेंज करेंगे अलग अलग प्रोसेसेस के लिए। मतलब सर 5 टाइप के प्रोसेस पढ़ाया था मैंने, आपको याद है? कौन कौन से 5 टाइप के? आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक। इन रिवर्सिबल को नहीं पढ़ेंगे हम लोग इधर, रिवर्सिबल हो गया, मैक्सिमम वर्क डन रिवर्सिबल खत्म हो गया। ये 4 कौन से 4? आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और एडियाबेटिक। इन चारों प्रोसेसेस के लिए मुझे इस स्टेटमेंट को चेंज करना है। समझ में आ रहा है? तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आता है, फॉर्मुलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फार्मूला लिखो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। और ये सेम चीज़ डिक्टो फिजिक्स में भी है। पहले आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये वाला स्टेटमेंट दिया है, वाले स्टेटमेंट के बाद ये वाला स्टेटमेंट दिया है, मतलब वर्ड वाले स्टेटमेंट के बाद ये वाला दिया हुआ है, और फिर चारों प्रोसेस के लिए उसको चेंज किया है। तो जो अभी कराने जा रहा हूँ सेम टू सेम फिजिक्स में भी आएगा। मैं बोला ना, काफ़ी हिस्सा इसका सेम फिजिक्स में आने वाला है। इज इट वेरी मच क्लियर? ठीक है ना? आगे देखेंगे बेटा सब लोग। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फोर अलग अलग प्रोसेसेस के लिए। तो सबसे पहला प्रोसेस हम लोग उठा रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बेटा? आइसोथर्मल प्रोसेस। किसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस? जिसका टेम्परेचर क्या हो बेटा? तो पहले तो आप यही बताओगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन। पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। और बेटा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी क्या रहेगा? 0। टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, याद है? अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एक चीज़ और कांस्टेंट रहेगी, इंटरनल एनर्जी। याद है? इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो डेल्टा यू भी कितना आएगा? कुछ नया नहीं है, उसी दिन पढ़ाया था ये दोनों चीज़। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए 2 चीज़ें 0 होती है। कौन सी 2 चीज़ें? डेल्टा टी और डेल्टा यू। डेल्टा यू 0 है, हाँ ध्यान दे, डेल्टा यू 0 है। अभी हमने देखे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू की जगह पर 0 रख दो, 0 इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ से क्यू को अकेला कर दो, क्यू इज इक्वल्स टू, या तो ऐसा लिख सकते हैं या फिर डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ये है, बस खत्म। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ऐसा लिखा जाता है। अब इसका मतलब समझ, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यू मतलब हीट एक्सचेंज ना, और डब्ल्यू मतलब वर्क डन। क्यू प्लस में माइनस में है, प्लस में मतलब ऐड हो रहा है, डब्ल्यू माइनस में मतलब कौन वर्क कर रहा है वो बताओ? सिस्टम कर रहा है। इसका मतलब समझा? किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में आप जितनी भी हीट ऐड करोगे ना, वो पूरा का पूरा सिस्टम क्या करेगा? उसको वर्क बना के सराउंडिंग पे कर देगा। समझ में आ रहा है? जितनी हीट ऐड की गई है वो बराबर रहेगी किसकी है? वर्क डन बाय द सिस्टम। एग्जैक्टली अगर आप 10 जूल हीट दोगे तो वो पूरा का पूरा 10 जूल क्या कर देगा? सराउंडिंग पे वर्क। तभी तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। 10 जूल आई, 10 जूल निकल गई।
हीट के फॉर्म में 10 जूल आई, वर्क के फॉर्म में 10 जूल निकल गई। इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हुआ? कुछ भी नहीं। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, तभी तो टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या रहेगा फिर बता? W प्लस में मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, Q माइनस में मतलब हीट इज़ रिमूव्ड। तो आप जितना वर्क डन करोगे सिस्टम पे, पूरी की पूरी एनर्जी को क्या करेगा सिस्टम? हीट बना करके रिमूव कर देगा। ये इसका वर्ड फॉर्मेट हो गया। ये मैथमेटिकल फॉर्मेट, ये वर्ड फॉर्मेट। तो वर्ड फॉर्मेट मैं आपके लिए बाजू में लिख देता हूँ, आपके भरोसे पे नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लिख लोगे बाद में। अभी तो लिख लोगे, बाद में भूल जाओ, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में भी दिया है वैसे, डोंट वरी। क्यू पॉजिटिव मतलब हीट एडेड, बोल पॉजिटिव मतलब हीट एडेड ना, हीट एडेड टू द सिस्टम इज, बोलो इक्वल टू, या फिर एग्जैक्टली इक्वल टू भी लिख सकते हो, इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। खत्म। इसको कैसे लिखोगे? बोलो इसको कैसे लिखोगे? वर्क डन ऑन द सिस्टम, W प्लस में है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट रिलीज बाय द सिस्टम। ये हो गया इसका वर्ड फॉर्मेट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कौन से प्रोसेस के लिए? आइसोथर्मल। पूछा तो ऐसे एक्सप्लेन करनी, अगर पूछा एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ऐसे एक्सप्लेन करनी। ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, ये वर्ड फॉर्मुलेशन है। समझा अच्छे से? देखो वहाँ पे लिखा भी है। आइसोथर्मल प्रोसेस पे आओ, लास्ट का पैराग्राफ पढ़ो, क्या लिखा है? द अबव इक्वेशन इम्प्लाइज दैट हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज ईदर यूज्ड फॉर डूइंग वर्क on the surrounding. When work is done on the system by the surrounding, it result in the release of heat. तो अगर हीट एडेड किया गया है तो किस लिए यूज़ हो जा रहा है? वर्क डन बाय द सिस्टम। और अगर वर्क सिस्टम पे किया गया है तो पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है? हीट बन के रिलीज हो जा रहा है। वही चीज़ लिखी हुई, बस अलग तरीके से मैंने और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख दिया। समझा अच्छे से? ये हो गया आपका कौन सा प्रोसेस बेटा? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के बाद उसने सीधा एडियाबेटिक उठाया जानबूझ के। आइसोकोरिक आइसोबारिक को एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले एडियाबेटिक उठाया गया। तो देखो सेकेंड प्रोसेस कौन सा है? एडियाबेटिक। सेकेंड प्रोसेस कौन सा बेटा? एडियाबेटिक प्रोसेस। किसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस? बोलो ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम सराउंडिंग के साथ कुछ भी हीट एक्सचेंज नहीं करे। हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है मतलब Q0, डेल्टा क्यू नहीं है, Q0, ठीक है ना? हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है ना? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? डेल्टा U इज इक्वल टू, बोल Q प्लस W, पर Q तो 0 है, तो क्या हो जाएगा ये? डेल्टा U इज इक्वल टू W। इसी चीज़ को ना आप ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। क्या किया समझा? दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब समझो W प्लस में मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। डेल्टा U भी प्लस में मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी है। प्लस में ना, प्लस में चेंज हुई है मतलब बढ़ी है, माइनस में चेंज होती है मतलब कम होती है। यानी एक एडियाबेटिक प्रोसेस पे आप जितना भी वर्क डन करोगे, एडियाबेटिक प्रोसेस से आप जिस सिस्टम पे जितना भी वर्क डन करोगे, वो पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। यानी अगर आपने 10 किलो जूल वर्क किया है तो इंटरनल एनर्जी भी 10 किलो जूल से बढ़ जाएगी। माइनस है मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जितना वर्क डन सिस्टम करेगा, पूरी की पूरी एनर्जी कहाँ से निकलेगी? इंटरनल एनर्जी में से माइनस हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसको वर्ड में कैसे लिख सकते हो? देख लो, इसको वर्ड में कैसे लिख सकते हो? पहले इसको लिखते हैं। कैसा लिख सकते हो? बोल इसको वर्क डन, बोलो कंप्लीट करो, वर्क डन ऑन द सिस्टम। पॉजिटिव है ना बेटा? वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। सर चेंज लिखो ना बेटा, चेंज में भी प्लस है ना, वो प्लस मतलब कैसे चेंज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। तो जितना वर्क डन करोगे आप सिस्टम पे, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर देगा इंटरनल एनर्जी। इसको कैसा लिखोगे बोलो फिर? वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू, बोलो माइनस है तो क्या आएगा? डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो अगर आपसे पूछा एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, तो आपको ये एक्सप्लेन किया। वहाँ टेक्स्ट बुक में आपको सेकंड मिल गया एडियाबेटिक प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं, थर्ड कौन सा है? देख, आइसोकोरिक मिला। आइसोकोरिक बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलते हैं बताओ? आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम
कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा बोल, कांस्टेंट रहेगा। थोड़ा सा रुक दे तो भाई, गुड़ वाली लाया क्या। आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, आवाज़ बंद, इधर ध्यान दो। आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलते हैं बोल, जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। और अगर बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अपने आप डेल्टा वी कितना रहेगा बोल, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है ना, तो जो चीज़ चेंज नहीं हो रही उसका चेंज कितना आता है, ज़ीरो। तो डेल्टा वी कितना रहेगा बोल, ज़ीरो। अभी हमने पढ़ा व्हाट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बोलो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब सर यहाँ पे कहीं भी डेल्टा वी तो है ही नहीं, है छुपा हुआ है, गौर से देखो इधर देख, इधर डब्ल्यू का फॉर्मूला था माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी था, वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, आया था डेल्टा वी। अब जब डेल्टा वी ही ज़ीरो है तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ज़ीरो, क्योंकि डेल्टा वी ज़ीरो है ना, तो वर्क डन कितना आ गया, ज़ीरो। इसको पुट करो यहाँ पर, क्या बनेगा देख, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, यानी इसका उल्टा है देख। एडियाबेटिक में क्या था, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, यहाँ पर क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। और कैसा लिखोगे इसको, वेरी गुड, माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, अगर एक सिस्टम आइसोकोरिक प्रोसेस कर रहा है ना, वो कभी भी वर्क कर नहीं सकता, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है देख, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ये सब बहुत बेसिक बात है जिसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजीली उसको आंसर कर सकते हो। भाई आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा वी जीरो है, वर्क डन का फॉर्मूला ही रहता है पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी जीरो है तो वर्क डन क्या रहेगा, जीरो। यानी आइसोकोरिक प्रोसेस डज नो वर्क, आइसोकोरिक प्रोसेस कभी भी वर्क डन नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ हीट एक्सचेंज कर सकता है। जिस तरीके से एडियाबेटिक प्रोसेस कभी भी हीट एक्सचेंज नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ वर्क डन करता है, तो उसका उल्टा आइसोकोरिक के लिए। आइसोकोरिक प्रोसेस कभी भी वर्क डन नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ हीट एक्सचेंज करता है। नाउ यू टेल मी, इसको कैसे लिखोगे, वर्ड में कैसा लिखोगे, व्हाट इज दिस क्यू, हीट एडेड और रिलीज, एडेड पॉजिटिव ना, तो हीट एडेड बराबर रहेगा किसके, डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बढ़ रही है कम हो रही है, प्लस से मतलब बढ़ रही है, कैसा लिखोगे बोलो, हीट एडेड, बोलो एडेड टू दी सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, आई ई मतलब इंटरनल एनर्जी। इसको कैसा लिखोगे बोलो, माइनस क्यू मतलब हीट क्या हुई है, रिमूव्ड हुई है, रिलीज हुई है, डेल्टा यू नेगेटिव मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई, तो क्या लिखेंगे, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। समझ में अच्छे से, वेरी मच क्लियर। ये हो गया अपना आइसोकोरिक प्रोसेस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस डन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस डन। एक लास्ट बचा, कौन सा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। अब इसमें ना कुछ भी जीरो नहीं होगा, देख इसमें कुछ भी जीरो नहीं होगा। किसको बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस को, जिसमें प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा पी क्या रहेगा, जीरो। अब डेल्टा पी कहीं भी नहीं आता है, ना इस फॉर्मूले में आ रहा है, ना वर्क के फॉर्मूले में आ रहा है, ठीक है ना, डेल्टा पी कहीं भी नहीं आता। तो फिर इसमें कैसा लिखते हैं सर, सब लोग ध्यान से देखना, इसमें ऐसा लिखते हैं हम लोग, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बट आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी प्लस डब्ल्यू। क्या लिखते हैं बोल, क्यू पी प्लस डब्ल्यू। और सर व्हाट इज दिस क्यू पी, तो क्यू कौन होता है बोल, हीट एक्सचेंज, क्यू कौन होता है, हीट एक्सचेंज, ठीक है ना। नीचे ये पी लगा है मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, खत्म, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। एक बात और मैं इधर बता दूं, यहाँ पर भी हीट एक्सचेंज है, किस पर है बोल, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इसको क्यू वी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बोल, क्यू वी। व्हाट इज क्यू वी, क्यू वी मतलब बोल हीट एक्सचेंज एट, बोलो कांस्टेंट वॉल्यूम, खत्म। यहाँ पे भी आप ऐसा लिख सकते हो, हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू दी इंक्रीज इन इंटरनल, और वो तो कॉमन सेंस है। आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो आइसोकोरिक में क्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं, क्यू वी, हीट एक्सचेंज एट
कांस्टेंट वॉल्यूम, और आइसोबारिक में क्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं बोल, QP, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। सर W के साथ WP क्यों नहीं लिख, अरे क्यों लिखेंगे, आइसोकोरिक में W रहता ही नहीं है, आइसोबारिक में रहेगा, कॉमन सेंस की बात है वो। हीट एक्सचेंज तो दोनों में ना, आइसोकोरिक में भी है और आइसोबारिक में भी, तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए V और P लिख रहे हैं। आइसोकोरिक में रहेगा तो QV, आइसोबारिक में रहेगा तो QP, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, यहाँ से अगर मैं आपको इसी का फॉर्मूला पूछ लूँ तो क्या आएगा बोल, इसी का फॉर्मूला पूछ लूँ तो क्या आएगा, QP का फॉर्मूला क्या आएगा बोल, QP का फॉर्मूला क्या आएगा, QP इज इक्वल्स टू डेल्टा U माइनस, ये याद रखना, ये अभी आगे काम आएगा, QP इज इक्वल्स टू डेल्टा U माइनस W, ये एंथैल्पी के कंसेप्ट में काम आएगा। यहाँ पर आपका इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना एंथैल्पी, देखो तो राइटिंग रहेगी पेज नंबर 72 पे, देख जहाँ पे ये खत्म हुआ है उसी के जस्ट नीचे क्या लिखा है बेटा, एंथैल्पी। अच्छा, एक बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो MCQ वगैरह में आती है, इंटरनल, भूल तो नहीं गए ना, याद है ना, स्टेट फंक्शन किसको बोलते बताओ, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, उसकी वैल्यू कौन सा पाथ फॉलो हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकती, और जो पाथ फंक्शन होता है उसमें पाथ फॉलोड पर भी डिपेंड करता है, स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है, समझा रहा है। तो फिर इंटरनल एनर्जी क्या है सर, पाथ फॉलोड पर डिपेंड करेगी या स्टेट पर डिपेंड करेगी, तो बेटा इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करती है। देखो टेम्परेचर क्या होता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है तो टेम्परेचर डिसाइड यू से होता है ना, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। अब आपने वो इंटरनल एनर्जी कैसे लेकर आए, हीट ऐड की है, वर्क निकाले, क्या करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो इंटरनल एनर्जी होती है ये स्टेट फंक्शन होती है, क्या होती है बोल, अभी अंडरलाइन करवाता हूँ मैं आपको, स्टेट फंक्शन होती है। दूसरी बात मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, याद है, किसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो एक्सटेंट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करेगी, अमाउंट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करेगी, और इंटेंसिव जो अमाउंट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड नहीं करेगी। अब मेरे को एक बात बताना, सिस्टम इतना ज़्यादा है तो उसमें पार्टिकल भी क्या रहेंगे, बहुत सारे पार्टिकल, बहुत सारे, तो इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा रहेगी। सिस्टम आधा कर दिया तो पार्टिकल्स भी क्या हो गए, आधे, पार्टिकल कम हो गए तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी ये अमाउंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी हुआ, एक्सटेंसिव, एक्सटेंट पर डिपेंड कर रहा है ना, सिस्टम की क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहे हैं ना, तो एक्सटेंसिव, नहीं डिपेंड करते तो इंटेंसिव। तो इसको अंडरलाइन कर लो और स्टार मार्क लगा देना उधर, पेज नंबर 70 पे है, देखिए पेज नंबर 70 पे लास्ट की लाइन, U इज़ अ स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मिला, U इज़ अ स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, याद रखेंगे इसको, U इज़ अ स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक और चीज़, इधर आओ, पेज नंबर 72 पर आओ, इधर एक मेरे को देखेंगे बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो हीट एक्सचेंज होता है सिर्फ Q, हाँ Q, हीट एक्सचेंज और वर्क डन, याद करो अगर आपको याद हो तो, हीट एक्सचेंज और वर्क डन ये दोनों ही पाथ फंक्शन होते हैं, ये दोनों ही कैसे फंक्शन होते हैं, पाथ मतलब कौन सा पाथ फॉलो हो रहा है उस पर डिपेंड करते हैं, स्टेट पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो जो हीट एक्सचेंज होता है, हीट एक्सचेंज ये कौन सा फंक्शन है बोल, पाथ फंक्शन, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया, पहले लेक्चर में ही पढ़ाया था, हीट एक्सचेंज और वर्क डन दोनों ही कौन से फंक्शन है, पाथ फंक्शन। लेकिन इंटरेस्टिंगली आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए, हीट एक्सचेंज तो पाथ फंक्शन है, पर हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू पाथ पर डिपेंड नहीं करती, इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करती है। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। सिर्फ हीट एक्सचेंज की बात करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट है या नहीं छोड़ो, वॉल्यूम कांस्टेंट है या नहीं छोड़ो, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है और हीट एक्सचेंज हो रही है, तो वो कौन सा फंक्शन रहेगा, पाथ फंक्शन। लेकिन प्रेशर या वॉल्यूम में से किसी एक को कांस्टेंट रख दिए तो हीट एक्सचेंज पाथ फॉलो पर डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करता है, खाली स्टेट पर, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे बोल, स्टेट फंक्शन। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन होती है, QP और QV भी क्या होती है बोल, स्टेट फंक्शन। पेज नंबर 72 पे आपको रिमेंबर करके दिया है, कुछ में दिया हुआ है, Q इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन, जो Q होता है सिर्फ Q, हीट एक्सचेंज, वो स्टेट फंक्शन नहीं, वो कौन सा फंक्शन है बोल, पाथ फंक्शन है। पर आगे देख क्या लिखा है, वेयर एज QV एंड QP, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर आर स्टेट फंक्शन। स्टार मार्क डाल दोस्तों, समझा एकदम अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ा दिया, कौन से 2 टॉपिक, इंटरनल एनर्जी क्या होती है वो पढ़ा दिया और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा दिया। अब हमको करना है सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एंथैल्पी। ये पूरा करो फिर एंथैल्पी करते हैं, ठीक है। मिटाया नहीं, इसका भी काम है, इसको यहीं पे लिख दिया। QP, व्हाट इज QP, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर,
क्या होता है उसका वैल्यू, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है ना। सब बोर्ड पर देखेंगे एंथैल्पी किसको बोलते हैं। पहले इसकी नॉर्मल डेफिनेशन समझते, फिर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। एंथैल्पी बोलते हैं किसको? बेटा किसी भी सिस्टम के अंदर जो टोटल हीट कंटेंट होता है, उसमें जो टोटल हीट है, या आप उसी को टोटल एनर्जी भी बोल सकते हो, जो उसमें स्टोर्ड है, जमा है उसके अंदर, उसको एंथैल्पी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है बेटा? एंथैल्पी। लाइक मिसाल के तौर पर एक सिस्टम है आपके पास, समझिए परफ्यूम, ये परफ्यूम की बॉटल, ये भी तो एक सिस्टम है ना। अब इसके अंदर जो टोटल हीट कंटेंट है, अंदर जितना टोटल हीट है, उसको निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? बोल एंथैल्पी। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, इसमें जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है अभी फ़िलहाल, उसको निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? बोल एंथैल्पी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इसका नॉर्मल मतलब होता है। नॉर्मल मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम में हीट कंटेंट कितना है। चाहिए तो आप यहाँ पे लिख भी लो, पर डेफिनेशन में आप लोग ये मत लिखना। थोड़े बहुत मार्क्स आ रहे रहेंगे तो मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन अगर अच्छे खासे मार्क्स आ रहे तो इस पर मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़े बहुत मार्क्स आ रहे हैं तो इस पर मार्क्स मिल जाएगा अगर एंथैल्पी की आप ये डेफिनेशन लिखते हो, वरना आपको टेक्निकल डेफिनेशन लिखनी, जो अभी हम लोग थोड़ी देर में लिखने वाले। इसका मतलब होता है बेटा हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम में टोटल कितनी हीट है उसको कौन निकाल के देता है? बोल एंथैल्पी। ये इसका नॉर्मल मतलब है। अब देखते हैं इसका टेक्निकल डेफिनेशन। तो इसका टेक्निकल डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, वहाँ से आप लोग डेफिनेशन लिख लोगे। इसकी क्या दिया डेफिनेशन? देख एकदम मस्त डेफिनेशन है, और उसी से फॉर्मूला भी आ जाएगा। देख एंथैल्पी हेडिंग मिली बेटा पेज नंबर 72 पे। क्या लिखा देखो, एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज सम ऑफ, एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम मतलब एच है ना। एंथैल्पी मतलब कौन? एच। इज सम ऑफ, सम मतलब दो चीज़ों को क्या करना है? प्लस। किसका किसका सम है? देख सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम मतलब यू, एंड द एनर्जी इक्विवेलेंट टू पी वी वर्क। अब P इंटू वी के बराबर जो एनर्जी रहेगी वो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंथैल्पी मिलती है। ये इसका टेक्निकल डेफिनेशन। What is the technical definition of enthalpy? Enthalpy is defined as sum of internal energy of the system and energy equivalent to PV work. या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, sum of internal energy of the system and product of pressure and volume of the system. ये भी लिख सकते हो, चलेगा। P इंटू वी को क्या बोलोगे आप? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। दिस इज ऑल्सो गुड, ये भी चलेगा। तो आप बोल सकते हो तो एंथैल्पी इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एनर्जी इक्विवेलेंट टू पीवी टाइप ऑफ वर्क, ये भी लिख सकते हो। या फिर सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। समझ में आ रहा है? अब आपके मन में एक सवाल और होगा, ये कहाँ से हीट कंटेंट बता रहे हैं सर? आप तो बोले थे एंथैल्पी हीट कंटेंट बताती है, तो ये कहाँ से हीट कंटेंट बता रहा है? अभी थोड़ी देर में आपको समझेगा ये कहाँ से हीट कंटेंट बता रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है ना। पहले बात करते हैं ये स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। इसके फॉर्मूले में कौन कौन आ रहा है? यू, पी और वी। प्रेशर स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट पर डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी यू अभी पढ़े, वो भी क्या है बेटा? स्टेट फंक्शन। तो जब ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन से ही डिराइव हो रहा है, तो ये खुद भी क्या रहेगा? स्टेट फंक्शन। तो इट इज़ ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। ये भी क्या है बेटा? एक स्टेट फंक्शन है, याद रखना इसको। एक बात और, आप किसी भी सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम तो निकाल सकते हो, इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो क्या? इंटरनल एनर्जी निकालना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो चूंकि हम लोग सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम लोग सिस्टम की एंथैल्पी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी नहीं निकाल सकते हो, तो फिर क्या निकाल सकते हो? चेंज इन एंथैल्पी। यू कैन नॉट कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर कितना हीट कंटेंट है आप वो नहीं निकाल सकते हो, लेकिन प्रोसेस हो रहा है इनिशियल से फाइनल स्टेट में, हीट कितनी एक्सचेंज हुई है, कितना हीट आया है या रिलीज़ हुआ है, वो आप निकाल सकते हो डेल्टा एच की मदद से, चेंज इन एंथैल्पी की मदद से। किसकी मदद से? बोल चेंज इन एंथैल्पी। तो हम लोग एंथैल्पी तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? बोल चेंज इन एंथैल्पी। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जब भी कैलकुलेट करते हैं चेंज इन एंथैल्पी ही निकालते हैं, वी नेवर कैलकुलेट एंथैल्पी अलोन। तो आगे चैप्टर में अगर कहीं पे भी आपने एंथैल्पी वर्ड लिखा हुआ पढ़ा तो उसका मतलब एच है क्या? नहीं। क्या है उसका मतलब? डेल्टा एच। वैसे देखा जाता है एंथैल्पी एच को कहा जाता है, डेल्टा एच इज चेंज इन एंथैल्पी, लेकिन हमेशा हम लोग निकालते यही है, इसीलिए हमने उसी को क्या नाम दे दिया है? बोल एंथैल्पी नाम दे दिया। किसी भी सिस्टम की एक पर्टिकुलर स्टेट पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर इंटरनल एनर्जी निकालना इम्पॉसिबल है, इसीलिए उस टाइम पर उसकी एंथैल्पी भी आप नहीं निकाल सकते। हाँ, हर सिस्टम की हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, तो चेंज इन एंथैल्पी भी क्या कर सकते हैं? बोल निकाल सकते। इसीलिए कहीं भी आगे एंथैल्पी लिखा हुआ है मतलब डेल्टा एच, इसको बिठा लो दिमाग में। इंटरनल एनर्जी लिखा है मतलब डेल्टा यू, यू नहीं डेल्टा यू,
कहीं भी न्यूमेरिकल में। इंटरनल एनर्जी लिखा है मतलब डेल्टा यू, और एंथैल्पी लिखा है मतलब एच नहीं, डेल्टा एच। आप बोलोगे सर एंथैल्पी दिया था तो मुझे लगा एच दिया है, नहीं, एंथैल्पी भी दिया मतलब क्या है, वो डेल्टा एच ही है, चेंज इन एंथैल्पी। वो इतना कॉमन हो चुका है, वो कॉमन सेंस है कि एच कहीं भी नहीं निकाला जाता है, हमेशा क्या निकाला जाता है बोल, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच क्या रहेगा बता, डेल्टा एच क्या रहेगा नॉर्मल, अगर इसका मैं डेफिनेशन नॉर्मल फॉर्मूला लिखूँ तो चेंज इन एंथैल्पी रहेगी फाइनल स्टेट की एंथैल्पी माइनस इनिशियल स्टेट की एंथैल्पी, H2 माइनस H1। लेकिन इसकी मदद से इसका फॉर्मूला निकालते हैं बेटा। अब भी हमने H का एक फॉर्मूला देखे ना, H का क्या फॉर्मूला देखे हमने बोल, U प्लस PV। तो जब पहले स्टेट पे हो, इनिशियल कंडीशन में हो, तो U की जगह U1 आएगा। इनिशियल कंडीशन का इंटरनल एनर्जी, इनिशियल कंडीशन का प्रेशर, इनिशियल कंडीशन का वॉल्यूम, ये रहेगी इनिशियल कंडीशन की एंथैल्पी। और फाइनल कंडीशन की एंथैल्पी क्या रहेगी बोल, U2 प्लस P2 V2। इन दोनों को उठा के यहाँ पे रखते हैं, देख ज़रा डेल्टा एच क्या बनेगा। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू H2 क्या है बेटा, U2 प्लस P2 V2 माइनस H1 क्या है बेटा, U1 प्लस P1 V1। सही है, आगे देख, U2 प्लस P2 V2 को ऐसे रहने दे, माइनस प्लस माइनस U1 माइनस प्लस माइनस P1 V1। U को एक साथ ले लो, U2 माइनस U1 प्लस ये दोनों को एक साथ ले लो, P2 V2 माइनस P1 V1। एट कांस्टेंट प्रेशर, जब भी हम लोग सिस्टम को पढ़ते हैं तो ज़्यादातर केसेस में हम लोग प्रेशर को क्या रखते हैं बेटा, कांस्टेंट। ओपन कंटेनर में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ओपन कंटेनर में मतलब प्रेशर कौन सा लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हमेशा क्या रहता है, फिक्स। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पर P1 और P2 दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। प्रेशर कांस्टेंट है ना, चेंज ही नहीं हो रहा, तो जो शुरू का प्रेशर है, जो बाद का प्रेशर है, क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको P1 P2 लिखने की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P। अब बताइए लाइन क्या बनेगी, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1, दोनों में से P कॉमन, U2 माइनस U1, दोनों में से P कॉमन आ गया, V2 माइनस V1। बेटा U2 माइनस U1 मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इंटरनल इनिशियल इंटरनल एनर्जी, क्या रहेगा, डेल्टा U। तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पर क्या आएगा, डेल्टा U प्लस P V2 माइनस V1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन एंथैल्पी। ये फॉर्मूला है बेटा चेंज इन एंथैल्पी का, ये न्यूमेरिकल में काम आता है। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो जब भी आपको चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला यूज़ करना है, आप इसको यूज़ करके क्या ही कर लोगे, इसको यूज़ करके आप क्या कर लोगे, ना तो आप इनिशियल स्टेट की एंथैल्पी निकाल सकते हो, ना तो फाइनल स्टेट। तो डेल्टा एच जब भी निकालना होता है हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। एकदम अच्छे से समझ में आया सबको। इसमें किसी को डाउट है क्या, बोलो बोलो जल्दी, इसमें किसी को डाउट है, नहीं ना। चलो अब अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं। कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था हमारा कि सर आप बोल रहे थे कि ये हीट कंटेंट को बताता है, ये कहाँ से ये फॉर्मूला हीट कंटेंट को बता रहा है। अब आपको समझेगा बेटा, ध्यान से सुनना। अगर एंथैल्पी हीट को दिखा रही है, अगर एंथैल्पी किसको दिखा रही है, हीट को, तो डेल्टा एच किसको दिखाना चाहिए, चेंज इन हीट। वेरी गुड। डेल्टा एच किसको दिखाना चाहिए, बोल, चेंज इन हीट। सही है। फिर से, अगर एंथैल्पी हीट को दिखा रही है तो डेल्टा एच किसको दिखाना चाहिए, चेंज इन हीट को दिखाना चाहिए। अच्छा, चेंज इन हीट को ही तो हम लोग हीट एक्सचेंज भी बोलते हैं ना भाई। जितना एक्सचेंज हुआ है वही तो चेंज रहेगा ना। मेरे पास 100 रुपये थे, 10 रुपया तुझको दे दिया मैंने, एक्सचेंज कर दिया, 10 रुपया तेरे को दे दिया, तो कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, 100 था 10 दे दिया, कितना चेंज हुआ, 90 मत बोलो, 90 तो बचा। चेंज कितने का आया, 10 का ना, जितना दिया था उतने का चेंज आया ना। तो चेंज और एक्सचेंज दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है ना। तो अगर H दिखा रहा है हीट को, तो डेल्टा H दिखाना चाहिए चेंज इन हीट को, और चेंज इन हीट मतलब हीट एक्सचेंज। तो अगर मैंने चेंज इन एंथैल्पी को हीट एक्सचेंज के बराबर दिखा दिया, किसके बराबर दिखा दिया, बोल, हीट एक्सचेंज, मतलब एंथैल्पी किसको दिखा रही है, हीट को। तो देखते ही आता है कि नहीं, लेट्स सी। अगर ये आ जाता है मतलब मैंने जो शुरुआत में बात बोला था वो सही है कि एंथैल्पी किसको दिखाती है, बोल, हीट को दिखाती है। तो देखते हैं क्या डेल्टा H हीट एक्सचेंज के बराबर आ रहा है। लेट अस सी। सब लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे। अभी जस्ट मैंने आपको एंथैल्पी का एक फॉर्मूला निकाल के दिया, यहाँ से देखा। अभी जस्ट मैंने आपको एंथैल्पी का एक फॉर्मूला निकाल के दिया। क्या फॉर्मूला है, बोल, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। करेक्ट है बेटा, यहाँ तक ठीक है। अभी सब लोग ध्यान से देख, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ फिर, डेल्टा H इज इक्वल्स टू
डेल्टा यू, ये प्लस बी डेल्टा वी को देख मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस पी डेल्टा वी, हाँ या ना, चलेगा या नहीं चलेगा बेटा? ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अगर मैं मान लूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं मान लूँ कि जो मेरा कांस्टेंट प्रेशर है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, हम लोग ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट कैसे करते बोल? कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर मतलब ओपन कंटेनर, बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वही कांस्टेंट प्रेशर है। बाहर से लगने वाले प्रेशर को एक नाम और दिए थे हमने, एक्सटर्नल प्रेशर। तो अगर मैं मान रहा हूँ कि एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट ही पूरा सिस्टम काम कर रहा है, तो पी का वैल्यू किसके बराबर रहेगा बोल? पी एक्सटर्नल। तो अगर मैं पी को एक्सटर्नल प्रेशर मान लूँ, तब ये चीज़ क्या बनेगी बोल? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस क्या आएगा ये? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। इसको देख के दिल से कुछ आवाज़ आ रही है? क्या आ रही है? बोलना। व्हाट इज दिस? वर्क डन। वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा बेटा? वर्क डन आ जाएगा। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो इधर देख, इसको जानबूझ के नहीं मिटा रहा। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू क्या आई थी? हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर क्या आया था बोल? डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? दोनों का एलएचएस देख, डेल्टा आरएचएस सॉरी, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू क्या है? सेम। तो आरएचएस सेम है तो एलएचएस सेम होगा। तो डेल्टा एच की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? क्यू मतलब हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर है? हीट एक्सचेंज के। चेंज इन एंथैल्पी हीट एक्सचेंज के बराबर है, मतलब चेंज इन एंथैल्पी हीट चेंज के बराबर है। तो चेंज इन एंथैल्पी हीट चेंज के बराबर है, तो एंथैल्पी हीट के बराबर। समझ अच्छे से? तो ये लाइन ना प्रूफ करने के लिए आती है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स है। कैसे? प्रूफ दैट चेंज इन एंथैल्पी, या फिर सिर्फ एंथैल्पी भी लिखा रहेगा तो उसका भी मतलब सेम ही है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चेंज इन एंथैल्पी बोलूँ या फिर सिर्फ एंथैल्पी बोलूँ, दोनों को आप क्या समझ के लोगे? डेल्टा एच ही समझ के लोगे। तो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू, बोलो, इज इक्वल टू हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। चेंज इन एंथैल्पी बराबर होती है किसको बेटा? हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। सबको एकदम अच्छे से समझा? इसमें किसी को डाउट है क्या? बोलो। नहीं ना? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और फॉर्मूले में आपको मॉडिफाई करके सब लोग यहाँ पर देखेंगे। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, अगर मैं सॉलिड और लिक्विड्स की बात करूँ तो बेटा आप सबको पता होना चाहिए कि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल। हम लोग उनको कंप्रेस कर सकते क्या? नहीं। याद करो, जब सॉलिड स्टेट चैप्टर मैंने शुरू किया था तब मैंने आपको शुरुआत में सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिस्टिंग्विश बताया था। तो ना तो हम लोग सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं, ना तो हम लोग लिक्विड को कंप्रेस कर सकते, और कंप्रेस करते भी तो बहुत स्लाइट कंप्रेसिबिलिटी होती है। पर गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल नहीं, हाईली कंप्रेसिबल। तो सॉलिड और लिक्विड्स को कंप्रेस किया जा सकता है क्या? नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस सॉलिड एंड लिक्विड्स आर नियरली इनकम्प्रेसिबल। ये नियरली कैसे होते हैं बोल? इनकम्प्रेसिबल। इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। कोई चीज़ इनकम्प्रेसिबल है मतलब उसका वॉल्यूम चेंज होगा क्या बोल? नहीं। तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है ना। तो अभी तक जितनी भी एग्जांपल मैंने दिया, एक सिलेंडर लो, उस पर पिस्टन लगाओ, अंदर कौन भरी होती थी? गैस। कभी सोचो सर अंदर लिक्विड या सॉलिड क्यों नहीं ले रहे? इमेजिन करना एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक सॉलिड ब्लॉक रखा हुआ है, पिस्टन रखे, कितना भी दबाओ वो कंप्रेस होगा क्या? वो सॉलिड फैल के उसको एक्सपांड करेगी क्या? नहीं। ये सब सॉलिड लिक्विड के साथ नहीं होने वाला है। ये सब सिर्फ किसके साथ होगा बोल? गैसेस के साथ, बिकॉज दे आर कंप्रेसिबल। सॉलिड एंड लिक्विड्स आर नियरली इनकम्प्रेसिबल। डेल्टा वी कितना रहेगा? 0, या तो अप्रॉक्सीमेटली 0। तो हम लोग क्या मान ले रहे हैं? 0 मान रहे हैं। तो अभी जस्ट हमने डेल्टा एच का एक फॉर्मूला पढ़ा ना, क्या फॉर्मूला पढ़ा बोल? डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। पर डेल्टा वी तो 0 है, डेल्टा वी तो 0 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू 0। पी इंटू 0 0। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। तो आपको याद रखना है, सॉलिड और लिक्विड के केस में डेल्टा एच की वैल्यू किसके बराबर होती है? डेल्टा यू। सॉलिड और लिक्विड के केस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वही चेंज इन एंथैल्पी होती है।
फिर से सॉलिड और लिक्विड के केस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वही चेंज इन एंथैल्पी। आपसे पूछ सकता है 1 मार्क्स के लिए कौन से कंडीशन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी बराबर होती है। और शायद टेक्स्ट बुक में पूछा भी, देख पेज नंबर 73 पे वो दोनों क्वेश्चन के बीच में एक ब्लू कलर की लाइन है, देख क्या पूछा है, अंडर व्हाट कंडीशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, दिस कंडीशन सॉलिड एंड लिक्विड्स। रीज़न ये रहा, सॉलिड और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं नियरली, डेल्टा वी जीरो रहेगा तो डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू। ये समझा अच्छे से। पर गैसेस के लिए ये चीज़ लिख सकता हूँ क्या, बोल मैं, कैन आई राइट डाउन दिस फॉर गैसेस, नो, बिकॉज गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस में डेल्टा वी जीरो लिख सकते क्या, बिल्कुल नहीं, अच्छी खासी कंप्रेसिबल होती है गैसेस। तो फिर गैसेस के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, तो इधर देखो मैं थोड़ा सा चेंज करके गैस का फॉर्मूला बना रहा हूँ, सब लोग देखेंगे बेटा। अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, व्हाट इज डेल्टा एच, व्हाट इज डेल्टा एच, डेल्टा यू प्लस, बार बार देख वही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, यही बेसिक फॉर्मूला है एंथैल्पी चेंज का, यही बेसिक फॉर्मूला है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। बेटा इस डेल्टा एच को ऐसे रहने दो, ये डेल्टा यू को भी ऐसे रहने दो, ये पी को भी ऐसे रहने दो। और डू यू मीन बाय डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं V2 माइनस V1, चलेगा या नहीं, चलेगा, आगे बढ़। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू V2 पी V2 पी इंटू V1 पी V1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ तक ठीक। अब गैसेस की बात चल रही है ना, तो ऐसा इमेजिन कर लेते कि ये आइडियल गैस है, क्योंकि रियल गैसेस पे हम लोग काम करते ही नहीं है। तो फॉर आइडियल गैस के लिए क्या इक्वेशन होती है, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो प्रेशर तो हमने ऑलरेडी कांस्टेंट रखा हुआ है, पूरी स्टडी करते वक्त प्रेशर को हमने क्या रखा है, देख कांस्टेंट। तो प्रेशर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, समझो प्रोसेस आइसोथर्मल भी है, मतलब रूम टेम्परेचर पे काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि अचानक से ठंडी गर्मी आ जा रही, रूम टेम्परेचर पे काम कर रहा है। तो टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट ना। तो क्या लिखूंगा मैं, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए और क्या कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर। तो P और T क्या है बेटा, कांस्टेंट। R तो रहता ही कांस्टेंट, R तो रहते ही कांस्टेंट है। तो गैसेस में अगर कुछ चेंज होने वाला है तो कौन कौन चेंज होने वाला है, V और N। सर नंबर ऑफ मोल कहाँ गैस होगा, बेटा गैसेस बदल जाती है ना, दो अलग अलग गैस को जब रिएक्ट कराते हो तो तीसरी कोई अलग गैस बनती है ना। ज़रूरी क्या इसका 1 मोल इसका 1 मोल है तो वो भी 1 मोल बने, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। 3 मोल गैसेस की मिली 4 मोल उधर बन गया, 2 मोल गैसेस की मिली उधर 6 मोल हो गया। गैसेस कितनी भी बदल सकती है कि नहीं। तो N सेम रहेगा क्या, बोल नहीं, V सेम रहेगा क्या, बोल नहीं। बाकी P और T को हमने क्या रख दिया है, सेम। तो पहली कंडीशन के लिए मैं क्या लिखूंगा, PV1, ध्यान दिया, पहली कंडीशन के लिए आएगा PV1 इज इक्वल टू N1RT, T1 मत लगा देना इधर, क्योंकि टेम्परेचर क्या रख रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट। एंड PV2 की जगह पर क्या आएगा, बोल N2RT। इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, क्या बनेगी इक्वेशन नंबर 1, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस PV2 की जगह पर क्या आएगा, बोल N2RT माइनस PV1 क्या आएगा, N1RT। RT कॉमन, डेल्टा U प्लस RT दोनों में से क्या आ गया बेटा, कॉमन, क्या बचा, N2 माइनस N1। N2 क्या था, फाइनल नंबर ऑफ मोल, N1 इनिशियल नंबर ऑफ मोल। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हो तो चेंज मतलब डेल्टा, इसको मैं ऐसा लिखूँगा, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस N2 माइनस N1 की जगह क्या आएगा, बोल डेल्टा N इंटू RT। व्हाट इज दिस डेल्टा N, चेंज इस नंबर ऑफ मोल। लेकिन यहाँ पर हम लोग जानबूझ के ना डेल्टा N के नीचे एक छोटा सा क्या लगाते हैं बेटा, G, एंड दिस G स्टैंड्स फॉर गैसेस, बिकॉज ये सब तभी वैलिड है जब हम लोग गैस को कंसिडर करें। इफ देर इज अ सॉलिड एंड लिक्विड इट विल बी नॉट कंसिडर्ड फॉर दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। व्हाट इज दिस डेल्टा Ng ओवर हियर, यहाँ पर ये जो डेल्टा Ng आपको दिख रहा है क्या है, बोल चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बोल गैसेज ओनली, सिर्फ और सिर्फ गैस, नथिंग एल्स, ना सॉलिड ना लिक्विड। तो एक फार्मूला ये मैंने आपको दे दिया एंथैल्पी। तो एंथैल्पी का सबसे बेसिक फार्मूला ये है, नहीं ना सर एंथैल्पी का फार्मूला, अरे वो नहीं पढ़ते हम लोग। जब भी मैं एंथैल्पी बोल रहा मतलब क्या है, डेल्टा H। एंथैल्पी का सबसे बेसिक फार्मूला ये है, अगर सॉलिड, और एक फार्मूला ये भी आ गया कि एंथैल्पी किसके बराबर होती है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो 1 2,
अगर सॉलिड या लिक्विड की बात चली तो एंथैल्पी किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी, या चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। और गैसेस की बात चली तो दिस इज द फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। एकदम अच्छे से समझा। ये सब 2-2 मार्क्स वाले डेरिवेशन है। ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बोल सकता है 2 मार्क्स के लिए, ये पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए। प्रूव दैट एंथैल्पी इज ऑलवेज इक्वल टू द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज द प्रूफ। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अंडर व्हाट कंडीशन डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, समझ में आ रहा अच्छे से। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन। फाइंड आउट द फार्मूला फॉर एंथैल्पी चेंज फॉर गैसेस, तो दिस इज द फार्मूला, समझ रहा है। बाकी न्यूमेरिकल तो इन सब फार्मूले पे आते हैं, इस पे भी, इस पे भी, इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता है, इस पे भी आता है। आ गया तो कर लेंगे ना, सॉलिड लिक्विड बोला तो इस पे भी कर लेंगे, समझ में आ रहा अच्छे से। तो इसको लिखो, इन सारे फॉर्मूले के ऊपर कुछ एक आध न्यूमेरिकल आपको दिए वो कराता हूँ, तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। राइट डाउन न्यूमेरिकल करके फिर ही छोड़। दोनों भी जल्दी से न्यूमेरिकल देखते हैं, ये सारे टाइप के। देखो पहला क्वेश्चन फास्ट। क्या दिया बेटा, देखेंगे सब लोग। डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी। तो एक रिएक्शन दी हुई है, 2 कार्बन सॉलिड प्लस 3 हाइड्रोजन गैस गिविंग C2H6 गैस, और इस रिएक्शन का डेल्टा एच दिया है। क्या दिया है बोल, डेल्टा एच कितना गिवन है बेटा, -84.4 किलो जूल, -84.4 किलो जूल। आगे देखेंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या दिया है, टेम्परेचर, टेम्परेचर गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस। आगे पढ़ो, कैलकुलेट डेल्टा यू फॉर द रिएक्शन, क्या निकालना है, डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी है ना, डेल्टा यू निकालना है। आर की वैल्यू हम सबको पता है कितनी होती है बोल, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल सी। बस इतना क्वेश्चन है। तो सब बोर्ड पर देखेंगे बेटा, इधर सब लोग यहाँ पर ध्यान से देखो। देखिए आर किस में रहता है, जूल में, ये किलो जूल में, उसको जूल में बदलना पड़ेगा। टेम्परेचर यहाँ पे किस में रहता है, केल्विन में, ये किस में है, सेल्सियस में, इसको केल्विन में बदलना पड़ेगा। करते पहले इसको कन्वर्ट करो, -84.4 इंटू किलो हटेगा तो 10⁻³ सही है। सेल्सियस से केल्विन में कैसे आते हैं, 25 + 273 कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसमें गैस है कि नहीं बेटा, गैस इन्वॉल्व है कि नहीं बोल, है ना, मतलब गैसेस वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ मैं जो अभी निकाले थे। व्हाट इज द फॉर्मूला, टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा यू निकालना है, आर पता है, टी पता है, खाली डेल्टा एन जी आ जाए तो क्वेश्चन ही खत्म है सर। तो निकालते हैं डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस, क्या रहेगा ये, N2 - N1। रिएक्शन देख, फाइनल का मतलब होता है प्रोडक्ट और इनिशियल का मतलब होता है रिएक्टेंट। प्रोडक्ट साइड पर आओ, ये है ना, नंबर ऑफ मोल कितना है उसका, कुछ नहीं मतलब 1, पहले देखने का नंबर ऑफ मोल के लिए, स्टोइकियोमेट्रिक नंबर कितना है वहाँ पे, तो नंबर ऑफ मोल है इधर 1, तो N2 की वैल्यू हो गई 1,
N1 मतलब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है? ये दोनों। कितना आएगा बोल नंबर ऑफ मोल? बोलो नंबर ऑफ मोल कितना आएगा? सर इसका 3, इसका 4, 4 और 3 7 है ना? नहीं, इसको नहीं लेंगे हम लोग। क्यों नहीं लेंगे उसको? वो सॉलिड है एंड दिस इंक्लूड्स ओनली गैसेस। तो इधर गैस में सिर्फ ये है, तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना रहेगा बोल? 3 रहेगा। तो 1 - 3 -2, ये आ गया मेरे को डेल्टा एन जी। अब बताओ इस पूरे में से क्या निकालना है आपको? डेल्टा यू ना, अकेला करो उसको। सर डेल्टा एच ऐसी रहेगा, ये पूरा यहाँ प्लस में वहाँ गया तो माइनस डेल्टा एन जी आर टी। पुट ऑल द वैल्यूज़। डेल्टा एच कितना है बेटा? -84.4 इंटू 10⁻⁻³ माइनस डेल्टा एन जी -2 आर 8.314 टी 298। ये हो जाएगा -84.4 इंटू 10⁻³ माइनस माइनस प्लस, ये दो को 8.314 और 298 से मल्टीप्लाई करेंगे। टू इंटू 8.314 इंटू 298, आंसर आ रहा है 4955.1। 4955.1। अब देख इधर भी 10⁻+3 है, यहाँ पे भी लेके आते हैं +3। तो +3 लाने के लिए 3 नंबर पीछे लेना पड़ेगा। तो 3 नंबर पीछे लोगे तो यहाँ पे आएगा क्या बन जाएगा? देखिए -84.4 इंटू 10⁻³ प्लस 4.955, 1 नहीं लिखे तो भी चलेगा, इंटू 10⁻² पीछे लेना +3, 10⁻+3 10⁻+3 क्या हो जाएगा बोल? कॉमन। ये तो सिर्फ बैठे थे उसको, क्या हो जाएगा बोल? कॉमन। 10⁻+3 क्या बचा बोल? -84.4 प्लस 4.95। अब ये माइनस में ये प्लस में क्या करोगे दोनों को? बोलो, एक माइनस में एक प्लस में माइनस करोगे ना। 84.4 में से 4.955 को माइनस करेंगे तो 84.4 4.955, इधर आगे दो क्या लेना पड़ेगा? 0। 3 9 10 5 4, 13 में से 9 गया, बोलो 4, 13 में से 4 गए 9, 79.445। बड़ा नंबर माइनस में ना, माइनस इंटू 10⁻³ जूल। ये क्या है बेटा? डेल्टा यू। 10⁻³ को क्या लिख सकता हूँ मैं? किलो। तो डेल्टा यू का आंसर आ रहा है -79.445 किलो जूल। दिस इज़ दी आंसर। अब आपको समझा होगा हमने जानबूझकर यहाँ पर जी क्यों लगाए थे, सो दैट वी डोंट फॉरगेट दैट वी हैव टू टेक गैसेज ओनली। नंबर ऑफ मोल लेते वक्त हमको सिर्फ गैस ही कंसिडर करना है, इसलिए हमने जानबूझ के यहाँ पर छोटा सा जी लगाया था। समझा अच्छे से? आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद वाला प्रॉब्लम नंबर 4.8। प्रॉब्लम नंबर 4.8 देखेंगे बेटा सब लोग। क्या दिया था प्रॉब्लम नंबर 4.8 में? बात नहीं, ध्यान दो। इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन 2 kJ ऑफ हीट इज़ रिलीज बाय द सिस्टम एंड 6 kJ ऑफ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। अब इसके आगे ना थोड़ा सा ऐसा लिख लो, लाइन एंड मार के, एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसा ऐड कर लो, वो चीज़ मिसिंग है वहाँ पर। इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन 2 kJ ऑफ हीट इज़ रिलीज बाय द सिस्टम एंड 6 kJ ऑफ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब फिर से पढ़ते, देखो फिर से पढ़ते, क्या बोला उसने? इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन 2 kJ ऑफ हीट इज़ रिलीज। हीट रिलीज मतलब हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज को किससे दिखाते बेटा? Q से। कितना दिया है Q? बोलना 2 kJ। कितना दिया है? 2 kJ। एडेड है या रिलीज है? रिलीज हीट मतलब प्लस में लोगे माइनस में? माइनस में। किसने बेटा? माइनस। आगे देखो और क्या बोला है? हीट इज़ रिलीज बाय द सिस्टम एंड 6 kJ ऑफ वर्क इज़ डन। वर्क मतलब W कितना दिया है? 6 kJ। आगे बढ़ क्या लिखा है? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम मतलब प्लस, तो ये प्लस में ही रहेगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है? हमने क्या ऐड किया आगे? एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब ये सब काम किस पे हो रहा है बोल? कांस्टेंट प्रेशर। तो वर्क से तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो हीट एक्सचेंज होती है उसको ध्यान देना रहता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही मतलब ये क्या है? QP है। क्या है बोल? QP। अब क्या निकालना है वो देखो। डिटरमाइन वैल्यू ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा U। डेल्टा H निकालना है मुझे
और क्या निकालना है बोल, डेल्टा यू, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी। सब बोर्ड पर देखो, सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाते हैं। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दोनों वैल्यू है ना बेटा अपने पास, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, और मैंने बताया था आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्यू की जगह पर आप क्यू पी लिख सकते हो, तो ये आइसोबारिक ही है ना, कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो क्यू पी आ जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू पी, -2 प्लस डब्ल्यू कितना है 6, दोनों किलो जूल में था इसीलिए कन्वर्ट नहीं किया, 6 - 2 बोल +4 किलो जूल, ये आ गया हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ख़त्म नहीं हुआ, और क्या निकालना है, डेल्टा एच। तो अब ज़रा ध्यान से देख, जब भी आइसोबारिक प्रोसेस होता है तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एक्सचेंज की वैल्यू होती है वही डेल्टा एच के बराबर होती है। डिराइव किए थे अभी है ना, मैंने ऐसा लिख के भी दिया था, सिंस एंड चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू, बोलना, हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, लिखा है था अभी ये। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ बोल, डेल्टा एच की वैल्यू बराबर होती है किसके, क्यू पी के। ये डिराइव किया था ना ये, अब क्यू पी डायरेक्ट गिवन है कितना है, -2 किलो जूल, तो डेल्टा एच भी कितना रहेगा, -2 किलो जूल। ख़त्म हो गया, फिनिश। तो वहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर मेंशन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व इट। ये वाला पार्ट आप नहीं कर सकते हो, फिर समझ में आ रहा है, तो हमने उधर ऐड कर दिया। आगे बढ़ते बेटा, वो जो थर्ड क्वेश्चन है वो अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे, वो अलग क्वेश्चन है, एमसीक्यू पे आओ। अच्छा, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होते जा रहे हैं उसको टिक करने का, एमसीक्यू पे आओ बेटा, पेज नंबर 86, एमसीक्यू नंबर 2। ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपांड, एक गैस क्या हो रही है बेटा, एक्सपांड हो रही है, इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर। कौन से कंटेनर में, इंसुलेटेड मतलब थर्मस, क्या है थर्मस, किसको बोलते हैं इंसुलेशन, ना तो बाहर की हीट अंदर आएगी और ना तो अंदर की हीट बाहर जाएगी। तो इधर ध्यान से देख, इंसुलेटेड कंटेनर, ठीक है ना, फॉर इंसुलेटेड कंटेनर। इंसुलेटेड कंटेनर मतलब हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज को किससे दिखाते हैं हम लोग, क्यू से ना, कितना रहेगा ये 0, इंसुलेशन है तो क्यू का वैल्यू कितना रहेगा बोल, तो वो असल में ये दिया कि हीट एक्सचेंज इज 0, डायरेक्ट नहीं बोला हीट एक्सचेंज इज 0, इंसुलेशन देकर के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया, पर हमको पता है इंसुलेशन मतलब हीट एक्सचेंज कितना रहेगा 0। आगे बढ़ो, क्या बोला बेटा उसने, is allowed to expand in a well insulated container against a constant external pressure of 2.5 bar। constant external pressure मतलब P external दिया है कितना, 2.5 बार। आगे बढ़, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है देख, फ्रॉम ए इनिशियल वॉल्यूम यानी V1 कितना दिया है 2.5 लीटर, टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 4.5 लीटर V2 कितना दिया है 4.5 लीटर। व्हाट इज द मेन क्वेश्चन, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ऑफ द गैस विल बी, क्या निकालना है हमको, डेल्टा यू निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देख। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डेल्टा यू का फॉर्मूला है अपने पास। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा यू, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू 0 है सर, बचा कौन, डब्ल्यू, डब्ल्यू निकाल लो, काम खत्म। तो बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डब्ल्यू, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वाला, बोल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू -P external into delta V, which can also be written as -P external into V2 minus V1. So this will become W is equals to minus P external, कितना है P external 2.5, V2 कितना बेटा, V2 4.5 minus 2.5 है ना, कितना हो जाएगा ये -2.5 इंटू 4.5 में से 2.5 गया 2, करेक्ट है। 25 का डबल बोलना 50, एक नंबर के बाद पॉइंट कितना आ गया 5। लेकिन यूनिट पर ध्यान दे, यूनिट पर ध्यान दे, यहाँ पर क्या था लीटर और यहाँ पर क्या था बार, तो यूनिट क्या है इसकी, बार लीटर। कैसे बदलोगे इसको जूल में, 100 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना बन जाएगा ये -500 जूल। ये आ गया मेरे को W, पर व्हाट डिड आई नीड इट, क्या चाहिए था मेरे को, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, पर क्यू कितना है बेटा 0, इंसुलेटेड कंटेनर है ना, तो क्यू की जगह 0 आ जाएगा, प्लस डब्ल्यू कितना है -500, तो प्लस माइनस माइनस 0 - 500 इज दी आंसर। ये आंसर है, कौन सा ऑप्शन है देखो, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
अभी एमसीक्यू में आया तो आप डायरेक्ट करोगे, लेकिन अगर न्यूमेरिकल में पूछा तो ऐसे आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा. वेरी मच क्लियर. ऑन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, पेज नंबर 89. पेज नंबर 89 पर आओ. क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे बेटा सब लोग. क्या दिया देख, बात नहीं रे, क्वेश्चन पे ध्यान दो. द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन. एक रिएक्शन दिए, क्या है देख रिएक्शन, C2H4 गैस प्लस H2 गैस गिविंग C2H6 गैस. इथीन से इथेन बना रहे हम लोग, है ना, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन. तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज दिया. द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज -622 जूल. एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा H कितना दिया है, -620 जूल. आगे देख, व्हेन 100 ml ऑफ इथिलीन. इथिलीन मतलब कौन रे, ये ना, इथीन. तो इथिलीन का कितना ml लेने बोला है, 100 ml. ध्यान दे, 100 ml ऑफ इथिलीन एंड 100 ml ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन भी कितना लेना है, 100 ml. रिएक्ट एट 1 bar ऑफ प्रेशर. 1 bar प्रेशर मतलब एक्सटर्नल प्रेशर दिया है. एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया बेटा, 1 bar. 1 bar पर रिएक्ट कर रहे हैं दोनों. कैलकुलेट द प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. सबसे पहले क्या निकालना है, W. सबसे पहले क्या निकालना है, W. ख़त्म नहीं हुआ, आगे पढ़. प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क एंड डेल्टा U फॉर द रिएक्शन. दो चीज़ निकालना है, W और डेल्टा U. पहले तो एक बात मुझे बताना, W का फॉर्मूला क्या होता है, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. P एक्सटर्नल दिया है 1 bar, बचा कौन, डेल्टा V. डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम. V2 रहेगा इसका वॉल्यूम, V1 रहेगा इनका वॉल्यूम. कुछ याद आ रहा है, गेलू-जैक्स लॉ एंड अवोगाड्रोस लॉ, दोनों लॉ मिला के बताया था. नंबर ऑफ मोल का जो रेशो होता है वही रेशो किसका होना चाहिए, वॉल्यूम. इसका नंबर ऑफ मोल कितना है, 1. इसका तो नंबर ऑफ मोल का क्या रेशो है, 1:1:1. तो वॉल्यूम का क्या रेशो रहेगा, 1:1:1. तो ये दोनों तो पहले से ही सेम है, 100 ml 100 ml. तो बनेगा भी कितना, 100. तुम क्या करते हो 100 और 100 200. नहीं, याद है ना, गेलू-जैक्स लॉ और अवोगाड्रोस लॉ वाले क्वेश्चन में भी करे थे हम लोग. अगर नंबर ऑफ मोल का रेशियो है 1:1:1 तो वॉल्यूम का रेशियो भी क्या रहेगा, 1:1:1. यानी 100 ml मिलके गैस बनाएगी भी कितनी, 100 ml ही बनाएगी. तो इसको लिखेंगे हम लोग पहले. इधर देख. सिंस 1 मोल ऑफ C2H4 गैस रिएक्ट्स विथ, बोलो, 1 मोल ऑफ H2 gas to form 1 mole of C2H6 gas. That is ratio of number of moles is 1:1:1. Therefore, ratio of volume should be also 1:1:1. वॉल्यूम का भी रेशियो क्या रहना चाहिए बेटा, 1:1:1. फिर से लिखता हूँ मैं रिएक्शन, C2H4 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस गिविंग C2H6 गैस. वॉल्यूम लिखो तीनों का. इसका कितना लिए थे बेटा, 100 ml. इसका कितना लिए थे, 100 ml. तो ये भी कितना बनेगा. अच्छा, एक चीज़ चेंज करता हूँ. इधर यहाँ 100 की जगह 80 रहता तो क्या करते, बोलो, इसको 100 करते या इसको 80, इसको 80. ये कम करते तो 80 होता. और यहाँ 100 रहता, यहाँ पे 150 रहता तो 100 150 का 50 छोड़ देते. समझ में आ रहा है ना, जैसा उस दिन वाले क्वेश्चन में किया. ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान से देख. फाइनल वॉल्यूम कितना है बेटा, फाइनल वॉल्यूम कितना है, 100. और इनिशियल वॉल्यूम 200. तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, वैल्यू ऑफ V1 इज़ 100 ml प्लस, बोलना 100 ml प्लस 100 ml, डैट इज़ 200 ml. इसको ml से लीटर में लाओ. 200 को ऐसे रहने दे, मिली हटेगा तो 10⁻³ -3 के से 0.3 नंबर पीछे गया, 0.2 लीटर. V2 कितना है बोल, 100 ml. मिली हटेगा तो 10⁻³ 3 नंबर पीछे लेके जाएंगे, 0.1 लीटर. अब बताओ सबसे पहले क्या निकालना है मुझे, वर्क डन. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, W इज -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, या फिर -P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस. तो -P एक्सटर्नल कितना है बेटा, 1 bar. V2 हाउ मच इज V2, 0.1. V1 0.2.
0.1 माइनस 0.2 माइनस 0.1 है ना, माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर नेगेटिव है। तो 0.2 में से 0.1 निकाला, 0.1 आया, बड़ा नंबर माइनस में था, ये माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस। W कितना आ रहा है 0.1 इंटू 1 0.1। यूनिट क्या रहेगी, ये लीटर में वो बार में, तो क्या आएगा बार लीटर। हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू जूल, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 के जैसे 0.2 नंबर आगे जाएगा, क्या बन जाएगा बोल 10 जूल। तो वर्क डन कितना आ गया बेटा 1, वर्क डन कितना आ गया बोल 10 जूल। नेक्स्ट चीज़ क्या निकालना है बोल डेल्टा यू। एक चीज़ और गिवन है देख, डेल्टा एच, मतलब यहाँ पर डेल्टा यू निकालने के लिए मैं डेल्टा एच का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, करो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एच, बेसिक फॉर्मूला डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। सर डेल्टा यू निकालना है, ओके फाइन। डेल्टा एच हाँ सर पता है, पी डेल्टा वी मालूम है क्या, नहीं एक चीज़ उसकी जगह मालूम है क्या, वर्क डन। तो इसको ज़रा वर्क डन में बदलो, अब भी किए थे ना, डेल्टा यू ऐसी रहेगा, ये प्लस को क्या लिखूंगा मैं माइनस माइनस पी डेल्टा वी। और अगर पी एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है, इफ़ पी इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये बन जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। कौन है ये W। तो ये बन जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस W। क्या निकालना है इन तीनों में से, डेल्टा यू निकालना है ना बेटा। ये माइनस W इधर है तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस W। पुट ऑल द वैल्यूज़। डेल्टा एच कितना दिया है माइनस 620 प्लस W कितना आया 10, कितना बचेगा बोल माइनस 610 जूल। दिस इज दी आंसर। समझा अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। उसके आंसर में